Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव सिंह सिविल में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, हम सिविल इंजीनियरिंग के अपने एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आरसीसी की स्टडी कर रहे हैं और आज आरसीसी की छठी क्लास है। इससे पहले 5 क्लासेस में दोस्तों हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड की कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं, जिसमें कि हमने एलएसएम और डब्ल्यूएसएम की टोटल थ्योरी कवर की थी, उसके सारे डेरिवेशंस देखे थे और सभी फॉर्मूले की स्टडी की थी। इसके अलावा उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे। तो आई होप सो दोस्तों आपको पुरानी वीडियोज़ काफ़ी पसंद आई होंगी। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप पुरानी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसके अलावा मैंने चैनल पर आरसीसी नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से भी वीडियोज को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम अपना एक आरसीसी का नया चैप्टर शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको दोस्तों हम हिंदी में अपरूपण एंड अविलाग सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश में, टेक्निकल वर्ड ज़्यादा आसान है, आप इंग्लिश में याद रखिएगा। देखिए हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें हम मेन 7 टॉपिक होंगे हमारे। मैंने थंबनेल में 2 आपको दिखाई रखे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक तो मैंने आपको दिखा रखा है इसमें कि हम इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, यानी कि शियर रेनफोर्समेंट जो होता है हमारा कर्तन प्रबलन जो होता है उसकी डिजाइन करेंगे हम। और एक हम चेक इन बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड में चेक भी लगाएंगे कि बॉन्डिंग में चेक कैसे करते हैं। इसके अलावा ऑल अदर टॉपिक्स, और जितने भी टॉपिक्स होंगे दोस्तों मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होगी हमारी ये स्लाइड की फॉर्म में होगी, क्योंकि थ्योरी कंटेंट है, छोटे मोटे फॉर्मूलेज हैं, तो मैं आपको सारे फार्मूलाज और थ्योरी कंटेंट आपको स्लाइड की फॉर्म में दे रहा हूँ। इसके अलावा इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे दोस्तों हम डब्ल्यूएसएम और एलएसएम की तरह ही बोर्ड पर स्टडी करेंगे सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो अभी के लिए आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि आपको कंप्लीट थ्योरी जो होगी इसकी शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ की वो स्लाइड की फॉर्म में मिलेगी। मैं आपको एक एक वर्ड समझा दूंगा अच्छे से क्या लिखा हुआ है, तो और आप साथ दीजिएगा अपना और समझिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना नया चैप्टर शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखिए तो देखिए दोस्तों हमारा 3rd चैप्टर शियर स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो पहले मैं आपको इसमें टॉपिक्स के नेम बता दूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों मैक्स टू मैक्स हम इसमें पढ़ेंगे 8 टॉपिक हैं इसमें और काफ़ी आसान टॉपिक हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हम, जिसका नाम है होमोजीनियस सेक्शन एंड हेट्रोजीनियस सेक्शन, यानी कि पहले हम पढ़ेंगे होमोजीनियस सेक्शन एंड हेट्रोजीनियस सेक्शन। इसको हिंदी में दोस्तों कहते हैं समांग खंड एंड विषमांग खंड, ठीक है। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम शियर फोर्स, यानी कि कर्तन बल। और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तीसरा दोस्तों। इसके बाद चौथा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, यानी कि जो हमारा कर्तन प्रबलन हम पढ़ेंगे उसके प्रकार देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं वो। फिर 5वां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5वां टॉपिक दोस्तों, जिसका नाम है स्टेप्स फॉर डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, जो कि मैंने आपको थंबनेल में भी दिखा रखा था कि हम कर्तन प्रबलन की डिजाइन के स्टेप देखेंगे, क्या क्या स्टेप होते हैं, उसी के थ्रू हम क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो 5वां टॉपिक है इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे आपके। इसके बाद छठा टॉपिक है दोस्तों, इसमें छठा टॉपिक है हमारा, हम 5 तक देख चुके हैं टॉपिक अपने, ठीक है। छठा टॉपिक जो वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ, यानी कि बॉन्ड का मतलब होता है हमारा जो जॉइंट होता है हमारा, अभिलाग बोल देते हैं इसको हिंदी में। तो अभिलाग सामर्थ्य देखेंगे और विकास लंबाई देखेंगे, डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं हिंदी में विकास लंबाई को, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 7वां टॉपिक है इसका नाम है चेक फॉर बॉन्डिंग, यानी कि बॉन्डिंग के लिए चेक लगाएंगे, जो कि थंबनेल पर दिखा रखा था। तो आपको मैंने थंबनेल पर वही 2 टॉपिक दिखाए थे जिन पर भी न्यूमेरिकल आते हैं, एक तो 5वां और एक 7वां, इन दोनों पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 8वें टॉपिक में मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही डाल दिया टॉपिक का नाम। तो 8वां क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो हम बोर्ड पर पढ़ेंगे, उसको मैं आपको कल की क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा सारा कंटेंट। तो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पहले आप आज थ्योरी समझ लीजिए, इसके जितने फॉर्मूले हैं दोस्तों फॉर्मूले जरूर याद करेंगे और स्टेप याद करेंगे आप, ताकि कल आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है हमारा होमोजीनियस सेक्शन एंड हेट्रोजीनियस सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना होमोजीनियस सेक्शन क्या होता है। होमोजीनियस सेक्शन
तो होमोजीनियस सेक्शन बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी डेफिनेशन क्या है, वह सेक्शन जो एक ही मटेरियल से बना हो, यानी कि ऐसे सेक्शन दोस्तों जो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लकड़ी की बीम, कभी गांव में देखा होगा, छोटे मोटे घर पहले गांव में बने होते थे, तो वहाँ पर टिम्बर की जो बीम्स बनी होती थी लकड़ी की, सिविल की भाषा में लकड़ी को, वुड को टिम्बर बोलते हैं, टिम्बर की बीम होती है तो वो केवल टिम्बर की होती थी, उसमें और कुछ नहीं मिला होता था। जैसे अगर स्टील की बात करें तो स्टील की सिंगल स्टील की बीम भी आती है। तो ये क्या है, होमोजीनियस सेक्शन है जो केवल एक ही पदार्थ से मिलकर बनी हुई है। समझ पा रहे हैं दोस्तों, होमोजीनियस सेक्शन क्या होता है, एक ऐसा सेक्शन जो केवल एक ही मटेरियल से बना हो, होमोजीनियस सेक्शन कहलाता है। क्लियर। आगे देखते हैं हेट्रोजीनियस सेक्शन। अब हेट्रोजीनियस सेक्शन होमोजीनियस का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। इसमें क्या है, हेट्रोजीनियस सेक्शन, यानी इसको हिंदी में विषमांग खंड बोलते हैं हम। तो इसका क्या होगा, यह सेक्शन यानी कि वह सेक्शन जो अनेक पदार्थों से मिलकर बना हो, ठीक है, अनेक पदार्थों से मिलकर बना हो, यानी कि मैनी टाइप्स ऑफ मटेरियल से मिलकर बना होगा, या डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को आपस में मिला करके हेट्रोजीनियस सेक्शन बनाया जाता है। जैसे कि आरसीसी सेक्शन, आपने देखा होगा दोस्तों, आरसीसी में क्या क्या मिला होता है, सबसे पहली चीज आर फॉर रेनफोर्समेंट, यानी कि सरिया मिली होगी, उसमें स्टील मिली होती है। दूसरा सी फॉर सीमेंट, सीमेंट मिली होती है। तीसरा सी फॉर कंक्रीट, और कंक्रीट अपने आप में कई चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें कि आपका सीमेंट होता है, बालू होता है, गिट्टी होता है, पानी होता है। तो ये कई सारे पदार्थों का एक मिक्सचर हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे, आरसीसी सेक्शन को बोलेंगे हेट्रोजीनियस सेक्शन। समझ पा रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला टॉपिक। पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, होमोजीनियस सेक्शन और हेट्रोजीनियस सेक्शन। होमोजीनियस सेक्शन जो एक ही पदार्थ से मिलकर बने हो, हेट्रोजीनियस सेक्शन जो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड टॉपिक था दोस्तों हमारा शियर फोर्स। इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, शियर फोर्स जेईई एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शियर फोर्स क्या होता है, देखिए शियर फोर्स की डेफिनेशन। यस, शियर फोर्स, जब कोई दो बॉडी एक दूसरे के सरफेस पर फिसलने का प्रयास करती हैं। दो बॉडी का मतलब, सपोज एक बॉडी यहाँ पर ये दिख रही है आपको, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, ठीक है। ये दो बॉडी है एक दूसरे पर फिसलने का प्रयास कर रही हैं। हालांकि यहाँ तो फोर्स लगा के खींचा जा रहा है इनको दोनों तरफ से, इधर और इधर फोर्स लगा के इनको खींच रहे हैं हम, ठीक है। तो जब दो बॉडी एक दूसरे के सरफेस पर फिसलती हैं, फिसलने को कहते हैं हम शियर ऑफ करना इंग्लिश में, ठीक है। फिसलती है तो दोनों सरफेस के बीच में एक टेंजेंशियल फोर्स कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एसएससी जेईई के एग्जाम में, कि जो शियर फोर्स होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है दोस्तों टेंजेंशियल। टेंजेंशियल समझते हो ना, यानी कि स्पर्श रेखीय, हिंदी में बोलते हैं इसको। टेंजेंशियल फोर्स काम करता है और इस टेंजेंशियल फोर्स को हम क्या बोलेंगे, शियर फोर्स बोलते हैं। डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब कोई दो बॉडी एक दूसरे के सरफेस पर फिसलने का प्रयास करती हैं तो दोनों सरफेस के बीच में एक टेंजेंशियल फोर्स काम करता है, जिसे कि हम शियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। मैं डायग्राम समझा दूं थोड़ा आपको, ध्यान से देखिए। ये देखिए डायग्राम को, इसमें क्या है, एक प्लेट थी ये, दूसरी प्लेट थी ये, दोनों को रिवेट द्वारा जोड़ दिया गया, ठीक है। हमने इधर से फोर्स लगाया और इधर से फोर्स लगाया, दोनों तरफ से फोर्स लगा के इसको हम खींच रहे हैं। जब हम इसको फोर्स लगा के खींचेंगे दोस्तों तो रिवेट यहाँ से कट जाएगा, बीच में से यहाँ से रिवेट कटेगा, और जब रिवेट यहाँ से कटेगा तो इसके सरफेस पर एक तो इस साइड में ऐसे और एक इस साइड में ऐसे क्या लगेगा, सरफेस पर एक स्पर्श रेखीय बल लगेगा। इसी फोर्स को हम क्या बोल देंगे, शियर फोर्स बोल देंगे। समझ पा रहे हैं। एक और डेफिनेशन देखिए जो कि आपने सॉम में पढ़ी होगी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, क्या होती है, नमन आघूर्ण के परिवर्तन की दर को शियर फोर्स कहते हैं। यानी कि बेंडिंग मूवमेंट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है, शियर फोर्स कहलाता है। जैसे आपने एसएफडी बीएमडी बनाया होगा तो आपने देखा होगा जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती थी वहां पर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होता था, क्योंकि चेंज ऑफ बेंडिंग मूवमेंट, चेंज ऑफ रेट ऑफ बेंडिंग मूवमेंट किसके बराबर होता है, शियर फोर्स के बराबर होता है। या सिंपल कह सकते हैं, देखिए ये क्या है, ये बेंडिंग मूवमेंट के परिवर्तन की दर हो गई, यानी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स किसके बराबर है, एफ और शियर फोर्स के बराबर। समझ पा रहे हैं। तो ये दूसरी डेफिनेशन है, ये भी पूछी जाती है। तो मैंने जितनी पॉसिबल डेफिनेशन थी आपको सारी बता दी। तो यस, ये था आपका शियर फोर्स। क्लियर हो गया दूसरा टॉपिक। अब चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, ठीक है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अब यहाँ से होता है आपका मेन शियर रेनफोर्समेंट स्टार्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, थर्ड टॉपिक आपका, जिसका नाम है डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है देखिए, तो डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन होता क्या है। तो आपने देखा होगा कई बार दोस्तों, पहले मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है किसी लोडेड बीम में
ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज शियर फोर्स के कारण डायगोनल टेंशन एंड डायगोनल कंप्रेशन उत्पन्न होते हैं जिसका मान बराबर होता है। तो इसमें आपको दो चीज क्लियरली समझ ली है कि जो डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन होता है दोस्तों, इसकी वैल्यू होती है सेम, ठीक, बराबर होती है वैल्यू इसकी। और ये उत्पन्न किसके कारण होता है? तो ये होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स के कारण। ये आपको याद रखना है, क्या, किसके कारण? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल यानी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज शियर फोर्स के कारण ये डायगोनल टेंशन और कंप्रेशन उत्पन्न होता है किसी भी बीम में, ठीक। इसके बाद आगे बीम में डायगोनल टेंशन के कारण क्या होता है? क्रैक्स उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम से। देखिए देखिए ये डायग्राम है, इसमें क्या हुआ, आपने क्या किया, देखिए जब आपने किसी भी बीम पर लोड लगाया, जैसे ये बीम थी, ये रिएक्शन है इधर दोनों तरफ, ऊपर से बीम के ऊपर लोड आ रहा है ये, ठीक है। जब बीम पर लोड आ रहा है तो इस बीम पर लोड आने के कारण क्या होगा, इसमें दो चीज उत्पन्न होती हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं, 100 में आपने पढ़ा होगा पहले। इसमें एक तो शियर फोर्स उत्पन्न होता है और एक इसमें बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट दो चीज उत्पन्न होते हैं इसमें। तो दोस्तों जो शियर फोर्स होता है वो कैसा उत्पन्न होता है? तो वो होता है दोस्तों ऊर्ध्वाधर, ऐसे करके शियर फोर्स होता है, ठीक है। ये यानी कि ये कोई बीम थी, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज ये बीम थी कोई, अब बीम को आपने यहाँ से कट कर दिया, तो जब दोस्तों आप बीम को कट करेंगे, आपने बीम को कट किया तो आधा पार्ट तो इसका ये हो गया, आधा ये हो गया, ठीक है। तो इसके इधर रिएक्शन थी, इस साइड भी रिएक्शन थी, तो इसके इस सरफेस पर और इस सरफेस पर जो फोर्स काम करता है उसे कहते हैं हम शियर फोर्स। समझ पा रहे हैं? शियर फोर्स दोनों सरफेस पर जहाँ से बीम काटी है आपने। तो ये शियर फोर्स कैसा होता है? वर्टिकल होता है, एक तो ये हो गया इधर, एक ये हो गया इधर, ठीक है, वर्टिकल शियर फोर्स। अब इस वर्टिकल शियर फोर्स को, ऊर्ध्वाधर शियर फोर्स को कंपनसेट करने के लिए, कंपनसेट का मतलब क्या हो गया, इसको संतुलित करने के लिए इस बीम में एक ऑटोमेटिक दूसरा शियर फोर्स काम करने लगता है और उस शियर फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री शियर फोर्स यानी पूरक कर्तन बल, ठीक है। पूरक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? पूरक कर्तन बल। समझ पा रहे हैं? थोड़ा राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि इसमें स्क्रीन पे ऐसे ही लिखा जाता है दोस्तों, तो कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज। पूरक कर्तन बल कहते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या? कंप्लीमेंट्री शियर फोर्स, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा वर्टिकल जो कि बीम को काटने से उत्पन्न हो रहा था, बीम को काटने की वजह से ओरिजिनल था ये। इसके अलावा इसमें क्या होगा? हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स और उत्पन्न होता है जो पहले वाले वर्टिकल शियर फोर्स के जस्ट अपोजिट होगा। देखिए ये जो शियर फोर्स है ये वाला, ये तो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, और जबकि इसमें जो दूसरा उत्पन्न हुआ है पूरक वाला, वो कैसे घुमाएगा? वो इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। क्या होगा? एक ऐसे घुमाएगा, एक ऐसे घुमाएगा, और इसके कारण बीम में क्रैक्स आ जाएंगे, दरारें आ जाएंगी, क्योंकि ऐसे घुमाएगा ये जो सी वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल इसको ऐसे रोटेट कराएगा, तो इसमें क्या होगा? बीच में क्रैक्स आ जाएंगे, दरारें आ जाएंगी। दिख रही है आपको ये दरारें साइड में, ये वाली ये आती है दरारें। तो जब इसमें दोस्तों ये दरारें आ जाती हैं बीम में, किसके कारण? इस वर्टिकल शियर फोर्स और हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स के कारण जब ये दरारें आ जाएंगे, तो ये दरारें हमेशा डायगोनल आती हैं। डायगोनल मतलब विकर्ण के रूप में आती हैं। हिंदी में इसको विकर्ण तनन और विकर्ण संपीड़न कहते हैं दोस्तों, डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन को। तो कैसे आएंगे? डायगोनल आती हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, जब ये डायगोनल आती हैं, डायगोनल विकर्ण के रूप में, तो इसमें एंगल कितने डिग्री का बनता है ये पूछा गया है। तो इसमें 45 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। क्रैक्स में यानी कि डायगोनल टेंशन और डायगोनल कंप्रेशन में जब क्रैक्स जनरेट होते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स के कारण, तो उसमें जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? तो आपको याद रखना है दोस्तों, वो बनता है 45 डिग्री का। समझ पा रहे हैं? यस। तो आई होप सो आपको इसका क्लियर समझ आ गया होगा किसे कहते हैं डायगोनल टेंशन और कंप्रेशन। तो डेफिनेशन आपको याद हो गई, किसी भी बीम में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कर्तन बल के कारण, ठीक है। अब डायग्राम देख के आप इजीली बोल सकते हैं डेफिनेशन, किसी भी बीम में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कर्तन बल के कारण जो क्रैक्स उत्पन्न होते हैं, उन क्रैक्स को क्या बोलते हैं हम? डायगोनल टेंशन या फिर डायगोनल कंप्रेशन, ठीक है। अब इन क्रैक्स को हमें दूर करना है, यानी इस चैप्टर में हमको क्या करना है? हमारी बीम में ये क्रैक्स उत्पन्न नहीं होने चाहिए, इन क्रैक्स से बचाना है बीम को। तो इन क्रैक्स से बचाने के लिए दोस्तों बीम में हम क्या करेंगे? शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि क्रैक्स उत्पन्न होते हैं और जिन्हें रोकने के लिए हम बीम में क्या करते हैं? शियर रेनफोर्समेंट डाल देते हैं। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग? तो हम क्या करेंगे? इस क्रैक्स है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ऐसे करके ऐसे शियर रेनफोर्समेंट डाल देंगे, वर्टिकल हमने शियर रेनफोर्समेंट के छल्ले डाल देंगे ऐसे ऐसे, ठीक है।
आपको दिखाऊंगा अभी करके। तो ये वर्टिकल ऐसे डाल दूँगा, क्रैक्स क्या होंगे, क्रैक्स प्रिवेंट हो जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे क्रैक्स इसमें, ठीक है। तो क्रैक्स उत्पन्न होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, शियर रेनफोर्समेंट डालेंगे। अब ये जो शियर रेनफोर्समेंट डाले जाते हैं ये कितने टाइप के होते हैं अब ये पढ़ेंगे। अब तक आपने अपने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सेक्शन, दूसरा शियर फोर्स, तीसरा डायगोनल टेंशन एंड कंप्रेशन। अब देखते हैं अपना चौथा टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ शियर रेनफोर्समेंट। तो दोस्तों जो शियर रेनफोर्समेंट होता है वो होता है 3 टाइप का। एक तो हम इसमें वर्टिकल स्टीरअप्स डालते हैं, ठीक है। कैसे वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर छल्ले, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर छल्ले, स्टीरअप्स को छल्ले बोलते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वाधर छल्ले, ये ऊर्ध्वाधर छल्ले कहते हैं इसको, ठीक है, ऊर्ध्वाधर छल्ले वर्टिकल स्टीरअप्स। और दूसरा डालते हैं इसमें बेंट अप बार। क्या डालेंगे, बेंट अप बार, बेंट अप, बेंट मतलब मुड़ना, ठीक है, बेंट अप बार मुड़ी हुई छड़ें, जिसको हम इंक्लाइंड बार भी कह देते हैं, कभी कभी हम इसको इंग्लिश में इंक्लाइंड बार भी कह देते हैं, ठीक है। इंक्लाइंड स्टीरअप्स और एक कैसे वर्टिकल, 2 तरह के हो गए। और तीसरा टाइप क्या होगा, एक ही बीम में दोनों तरह का डाल देंगे, एक तो हम कैसा वर्टिकल, चलिए दूसरा भी दिखा देते हैं, पहले इसकी थ्योरी है बाद में है वो, तो हम बता रहा हूँ आपको, समझ लीजिए आप क्या, वर्टिकल स्टीरअप, दूसरा बेंट अप स्टीरअप, ठीक है, बेंट अप बार यानी कि ऊर्ध्वाधर और एक झुकी हुई जो होती है, ठीक है, दो डाल देंगे। और तीसरे में क्या करेंगे, हम दोनों को मिला के एक साथ डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करके दोनों के बारे में। तो वर्टिकल स्टीरअप्स क्या होगा, ऊर्ध्वाधर छड़ों के रूप में जो स्टीरअप यूज किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्टिकल स्टीरअप्स। यानी कि जो अभी क्रैक्स आए थे, ऐसे ऐसे डायगोनल क्रैक्स आ रहे थे, तो इन क्रैक्स को रोकने में क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर जब हम छल्ले डालेंगे, ऐसे वर्टिकल छड़ डाल देंगे, तो इनको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे वर्टिकल स्टीरअप्स। इतना समझ पा रहे हैं। अब देखिए इसकी थ्योरी थोड़ी सी, ठीक है, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा, राइटिंग थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि दोस्तों ये जो मेरे नोट्स हैं ना, इसको ये फोटो कॉपी करा रखे थे मैंने, तो इसलिए वो छूट गया था, तो मैंने प्रिंट छुटा हुआ था, तो मैंने उसको दोबारा से ओवर राइटिंग कर दी है, तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको समझने में। बस थ्योरी कंटेंट है, प्लीज़ आप पढ़ करके खुद से लिखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जब मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस क्लियर करा दूंगा। बस आपको यहाँ मेरा मेन मोटिव है कंटेंट प्रोवाइड कराने का, तो आप कंटेंट देखिएगा ध्यान से। समझ गए वर्टिकल स्टीरअप्स क्या थे। आगे क्या है, वर्टिकल स्टीरअप्स का जो व्यास लेते हैं दोस्तों वो आपको याद रखना है 6 mm से 12 mm, इंपॉर्टेंट है। कितना, 6 mm से 12 mm तक कितना भी ले सकते हैं, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 mm ले लो, 12 mm ले लो। तो वर्टिकल स्टीरअप्स का डाया आपको याद रखना कितना होता है, 6 mm से 12 mm। क्वेश्चंस में यूज होगा ये, याद कर लीजिए अभी, ठीक है। आगे देखेंगे फिर, छल्लों को छड़ के तनन इस्पात के चारों ओर घुमाकर कंप्रेशन जोन तक लाया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं थोड़ा खाली जगह में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये देखिएगा, यहाँ समझाते हैं, ठीक है, छोटा कर लिया थोड़ा, यस। देखिए जैसे ये कोई आपका सेक्शन है, ठीक, आपको पता है ऊपर का जोन, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर का जोन जो होता है कैसा होता है, कंप्रेशन होता है। तो आप क्या करेंगे, आपने इसमें जो सेक्शन था इसमें यहाँ पर बार डाल रखी है, ऊपर डाल दी बार, तो आप जो छल्ले प्रोवाइड करेंगे टेंसल जोन से घुमा करके कहाँ तक लाएंगे, इसको कंप्रेशन जोन तक लेकर आते हैं। समझ पा रहे हैं, इस तरह से ये कहना चाह रहा है इसमें। मैं आपको नीचे डायग्राम दिखा दूंगा अभी, तो आपको आई होप से क्लियर हो गया होगा कि टेंसाइल जोन से, ये टेंसाइल जोन से इस छल्ले को घुमाते हुए कहाँ तक लाते हैं, चारों ओर घुमा करके कंप्रेशन जोन तक ले आते हैं, ठीक। आगे देखिए अब, तो ये इसकी थ्योरी थी वर्टिकल स्टीरअप की। और देखिए क्या बोला इसमें, यानी कि इसमें बोला गया है छल्लों को, खंड को तनन इस्पात के चारों ओर घुमाकर कंप्रेशन जोन तक लाया जाता है। कंप्रेशन जोन में छल्लों को ऊपरी दोनों कोनों में बांधने के लिए, ऊपर वाले 2 कोनों यहाँ पर बांधने के लिए क्या करते हैं ऊपर, जैसे ये कोई सेक्शन था आपका, तो इस सेक्शन में ऊपर यहाँ पर इसको बांध लेके नीचे हमने छल्ला घुमा दिया, ऐसे करके जा रहा है छल्ला, ठीक है। तो इस कोने पर, इस कोने पर, दोनों कोने पर 2 अतिरिक्त छड़ डाल देते हैं, और इन दोनों अतिरिक्त छड़ को बोलते हैं दोस्तों हम एंकर बार। क्या बोलेंगे इसको, एंकर बार, ठीक है। तो फिर से रिपीट करता हूँ, छल्लों को खंड के, यहाँ से छल्लों को खंड के तनन इस्पात के चारों ओर घुमाकर कंप्रेशन जोन तक लाया जाता है, और कंप्रेशन जोन में छल्लों को ऊपरी दोनों कोनों में बांधने के लिए एक एक अतिरिक्त छड़ का यूज किया जाता है, और इस अतिरिक्त छड़ को कहते हैं हम एंकर बार। ये सारी जो मैंने आपकी थ्योरी बताई है इसको आप एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। पहले आप इसको थोड़ा सा और देख लीजिए, एंकर बार का डाया कितना होता है, जो आप ऊपर छड़ डालते हैं यहाँ पर इनको एंकर बार बोलते हैं, ठीक है। मैं अभी डायग्राम में समझा दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे डायग्राम बना हुआ क्लियर हो जाएगा आपको, बस समझते चलिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है।
आगे एंकर बार का जो व्यास होता है दोस्तों वो होता है 8 mm से लेकर के 12 mm। मैंने अब तक दो चीज़ के डाया बताए आपको, एक तो बताया था वर्टिकल स्टीरअप का डाया, तो वर्टिकल का कितना बताया था मैंने 6 से 12, और इसका एंकर बार का कितना होता है 8 से 12। ठीक है, याद रहेगा आपको, गुड। आगे देखिए, इसके बाद वर्टिकल स्टीरअप्स को मेन बार तथा एंकर बार से बांधने के लिए, एक तो हमारी मेन बार होती है, ठीक है, एक होती है एंकर बार जो ऊपर है, ये तो एंकर बार है, नीचे जो है वो क्या मेन बार है ये। तो इन दोनों से बांधने के लिए हम क्या करते हैं, एक आपने देखा होगा एक तार होता है पतला सा, ठीक है, काले कलर का तार होता है, उससे बांधते हैं। तो वर्टिकल स्टीरअप्स को मेन बार तथा एंकर बार से बांधने के लिए पतली काली नरम बंधक तार यानी बाइंडिंग वायर को यूज किया जाता है। और इस बाइंडिंग वायर का साइज याद रखना 0.63 mm से 1 mm तक लिया जाता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका डायमेंशन, फिर भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल स्टीरअप्स में आपको एक बार फिर से समझा दूं क्या क्या था। देखिए मैं पूरी थ्योरी रीड कर देता हूँ आपके सामने। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर छड़ों के रूप में स्टीरअप यूज किए जाते हैं, उन्हें वर्टिकल स्टीरअप कहते हैं। वर्टिकल स्टीरअप का व्यास 6 mm से 12 mm तक लिया जाता है। इसके बाद छल्लों को खंड के तनन इस्पात के चारों ओर घुमाकर कंप्रेशन जोन तक लाया जाता है। कंप्रेशन जोन में छल्लों को ऊपरी दोनों कोनों में बांधने के लिए एक एक अतिरिक्त छड़ का यूज किया जाता है। इस छड़ को क्या बोलते हैं, एंकर बार बोलते हैं। एंकर बार का डाया आपको पता चल गया 8 से 12 mm होता है। वर्टिकल स्टीरअप और एंकर बार को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, बाइंडिंग वायर का यूज करेंगे, जो कि 0.63 mm से लेकर के 1 mm तक होता है। अब इसमें नोट पॉइंट याद रखेंगे आप क्या, कि स्टीरअप्स शुड बी यूज इन 2 legs, 4 legs, 6 legs। यानी जो हम छल्ले यूज करेंगे दोस्तों वो कितने कितने लेग के हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपके 2 leg, 4 leg या 6 leg। यानी कि जो आप छल्ला यूज कर रहे हैं वो 2 टांग का, 4 टांग या 6 टांगों वाला हो सकता है। अब ये 2 leg, 4 leg, 6 leg क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए जरा, डायग्राम तक ले चलते हैं, फिर ऊपर चलेंगे, फिर से आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा। यस, ये रहा। इस डायग्राम को देखिए, मैंने आपको यहाँ कई चीज़ बताई थी, वो सब समझाता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने बताया था, देखिए क्या होता है, नीचे वाला टेंशन जोन है, यहाँ पर जो बार पड़ी हुई वाली ये क्या मेन बार है, ठीक, इतना समझ गए। ऊपर दोनों कोनों पर यहाँ और यहाँ क्या डालते हैं, हम एंकर बार डालते हैं, इतना समझ गए। चारों तरफ से ये क्या छल्ला घूम के जा रहा है ऐसे ऐसे, कंप्रेशन जोन तक छल्ला लेके घुमा के, इतना समझ आ रहा है। तो इस छल्ले को अगर आप देखें तो एक तो टांग इसकी ये वाली वर्टिकल, ये एक ये है, तो इसको बोलेंगे 2 leg, यानी कि 2 leg का वर्टिकल स्टीरअप है ये। अगर 4 leg का होता तो कैसा होता, एक यहाँ से गया, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, तो इस तरह से जो होता, कितने लेग का होता, 4 का, 1 2 3 4, वो 4 leg वाला हो जाता। समझ पा रहे हैं ना, इनकी ऊर्ध्वाधर टांगों को गिनते हैं, इनको बोलते हैं लेग। तो ये 2 leg का है, तो हम 2 leg, 4 leg, 6 leg का यूज कर सकते हैं। समझ गए। नीचे वाली बार मेन बार होती है ये वाली, ऊपर जो 2 बार पड़ी हुई है एंकर बार होंगे, ये गोल गोल जो है क्या वर्टिकल स्टीरअप है, ये 2 टांग वाला यूज किया गया। ठीक है, और इसमें बांधने के लिए जो हम तार यूज करते हैं वो यहाँ पर बांध के दिखा रखा, देखो यहाँ बांधते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ऊपर ये एंकर बार थी, नीचे ये मेन बार है, बीच में ये स्टीरअप है, ये वाले ये। तो आपको डायग्राम समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अभी और समझाऊंगा दोबारा। अभी अपने टॉपिक पे पहुँचते हैं। देखिए टॉपिक हम क्या कर रहे थे, हमारा टॉपिक था वर्टिकल स्टीरअप हो गया था। अब देखते हैं इंक्लाइंड बार या बेंट अप बार। मैंने बताया था एक तो वर्टिकल होती है, दूसरी कैसी होती है, इंक्लाइंड या बेंट अप। तो इंक्लाइंड बार या फिर बेंट अप बार दूसरी वाली, तो ये क्या होती हैं, जब छड़ों को उपयुक्त बिंदु पर 45 डिग्री कोण पर ऊपर को मोड़ कर यूज किया जाता है। हम क्या करेंगे 40, अभी तो हम ऐसे छल्ले लगा रहे थे वर्टिकल ऐसे, अब इनको अगर हम 45 डिग्री पर मोड़ देंगे इस तरह से ऊपर की ओर, कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, तो इसको क्या बोलेंगे, फिर हम इसको बोलेंगे बेंट अप या इंक्लाइंड बार। ठीक है, जब छड़ों को उपयुक्त बिंदु पर 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर मोड़ दिया जाता है तो उसे हम बेंट अप बार या इंक्लाइंड बार कहते हैं। ठीक, अब ये नोट पॉइंट है, ये नोट पॉइंट जितने भी हैं सब जेईई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके क्वेश्चंस में भी यूज होंगे। इसमें लिखा है सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट से स्पैन अपॉन 7 की दूरी पर मेन बार का 50% शियर रेनफोर्समेंट के लिए ऊपर को मोड़ दिया जाता है। मतलब जैसे मेन बार थी आपकी ये पूरी। ठीक है, देखिए मैं डायग्राम थोड़ा सा बना ही देता हूँ आपके लिए। ये देखिए सपोज ये कोई बीम था, ये बीम थी कोई, ठीक, ये बीम है कोई, इधर आपने यहाँ पर कोई मेन बार डाल रखी थी, ये मेन बार थी, ठीक है, ये वाली। अब क्या करेंगे आप, टोटल आपको पता है इसका स्पेन यहाँ से यहाँ तक एल होता है, ठीक, तो इस एल स्पेन की जगह पर आप l/7 से, एक साइड से, इस साइड से l/7, सपोज यहाँ तक हो गया कहीं तक l/7, और इस साइड से भी l/7 दूरी तक,
दोनों तरफ ऊपर की ओर मोड़ देंगे छड़ों को, यहाँ से इधर को, इधर का हिस्सा नहीं वाली है इसको ऊपर को मोड़ देंगे, और इधर का ये हिस्सा था इसको ऊपर को मोड़ देंगे। और कितने डिग्री पर मोड़ते हैं इसको हम, 45 एंगल पे मोड़ देते हैं दोनों तरफ से। इसको क्या बोलते हैं, बेंट अप बार बोलते हैं। समझ पा रहे हैं ना, जो बीम थी, ये बीम थी, इसकी जो मेन बार है, इसको इधर भी दोनों तरफ ऊपर को मोड़ देते हैं। और ये जब मोड़ते हैं हम कितना मोड़ते हैं, इधर से भी L/7 दूरी पर और इधर से भी L/7 दूरी पर मोड़ दिया जाता है ऊपर की ओर, तो इसको बोलते हैं बेंट अप बार। ठीक, ये थ्योरी पोर्शन है, बस थोड़ा समझते चलिए, आप ज़्यादा कुछ नहीं है, पढ़ भी लेंगे एक बार तो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इसका PDF दे दूंगा, ठीक है, जितना मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ पूरा PDF आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक, बस थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, खत्म करते हैं, थोड़ा सा और है टॉपिक आपका, ये खत्म ही हो रहा, फिर डिजाइन के स्टेप देखने हैं, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उन्हें मैं आपको कराऊंगा अच्छे से आगे। बोथ स्टीरअप्स एंड इंक्लाइंड स्टीरअप्स, अब क्या आ गया, सॉरी, बोथ स्टीरअप्स एंड इंक्लाइंड बार्स, यानी वर्टिकल स्टीरअप और इंक्लाइंड बार दोनों को एक साथ यूज करेंगे। मैंने आपको 3 टाइप का बताया था रेनफोर्समेंट, कैसा कैसा, वर्टिकल स्टीरअप एक हो गया, दूसरा इंक्लाइंड बार या बेंट अप बार दूसरा हो गया, तीसरा क्या है, जब दोनों को एक साथ यूज करें, बहुत मतलब एक साथ, ठीक है, दोनों को, तो ये हो गया तीसरा। तो इसमें क्या लिखा है, जब किसी बीम में वर्टिकल स्टीरअप एंड बेंट अप बार दोनों का यूज किया जाता है तो उसे कहते हैं उदग्र छल्ले तथा नत छड़े। उदग्र कहते हैं वर्टिकल स्टीरअप को, उदग्र छल्ले, और नत छड़े कहते हैं बेंट अप बार को या इंक्लाइंड बार को। तो इसके द्वारा प्रबलन कहा जाता है इसको, ठीक है। यहाँ तक का तो आपका थ्योरी पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब देखिए डिजाइन के स्टेप, इनको याद रखना है। इस डिजाइन के स्टेप 5 स्टेप है मेन, आपको 5 स्टेप याद कर लेने हैं, थ्योरी आपकी कंप्लीट। इसके बाद फिर बॉन्ड पढ़ेंगे हम, बॉन्ड क्या होता है उसके बाद कवर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं इसको स्लाइड की फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ इसीलिए लेकर आया हूँ ताकि एक ही क्लास में पूरी थ्योरी आपको दे सकूँ। अदरवाइज अगर मैं बोर्ड पे कराऊँ इसको अच्छे से तो 3 घंटे में ख़त्म होगा पूरा लेक्चर, यानी केवल थ्योरी की क्लास 3 घंटे की रहती है। और इतने मैच्योर अब आप भी हो चुके हैं कि आप इजीली इस थ्योरी को समझ सकें। पढ़िएगा, आराम से समझिएगा, जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन की क्लास में समझा दूंगा। आसान है, सिंपल, ठीक है। तो देखिए स्टेप देखते हैं हम। स्टेप फॉर डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, यानी कर्तन प्रबलन के अविकल्पन के क्या क्या स्टेप हैं, कौन कौन से चरण हैं वो देखने हैं। तो जो इसका सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों वो होता है नॉमिनल शियर स्ट्रेस। यहाँ मैंने लिखा हुआ नॉमिनल शियर स्ट्रेस, हिंदी में कहते हैं इसको, नॉमिनल को कहते हैं हिंदी में नामक, नामन बोलते हैं, नामक नहीं, नामन, और शियर स्ट्रेस को कर्तन प्रतिबल, ठीक है, प्रतिबल, तो याद रहेगा, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं, नामन, कर्तन, प्रतिबल, पहले स्टेप को। तो इसको टाउ वी से डिनोट करते हैं, ठीक। टाउ वी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है VU अपॉन में B इंटू डी। क्या होता है, VU अपॉन में B इंटू डी। VU और B इंटू डी क्या होता है, देखिए जैसे ये कोई बीम थी, इस बीम के ऊपर कोई भी लोड आ रहा है, ये शियर फोर्स, वो UDL आ रहा है ऊपर से, तो इसमें जो कर्तन बल उत्पन्न होगा, कर्तन बल B जो उत्पन्न होता है उसकी जो अल्टीमेट वैल्यू होती है, ठीक है, BU कितना होगा, जो भी शियर फोर्स B आएगा उसका 1.5 गुना लेते हैं हम BU को। मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में ये सब समझा दूंगा, फिलहाल आप सिर्फ स्टेप समझ लें, फॉर्मूले देखें, ठीक है, एक बार थ्योरी देख लें। ये स्टेप मैं आपको दोबारा कराऊंगा सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, फिलहाल आप समझ लीजिए, इसके और फॉर्मूले क्वेश्चन सब कराऊंगा, है ठीक। कॉन्टेंट देखना क्या क्या है इस चैप्टर में। तो पहला स्टेप क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस है, जिसका फॉर्मूला होता है टाउ बी बराबर VU अपॉन B इंटू डी। पहला फॉर्मूला याद करना आपको ये, ठीक है, प्लीज आप जरूर याद करें इसको, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेस, ये शियर स्ट्रेस है, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो फोर्स क्या है, यहाँ पर फोर्स B है, अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, आपको पता है, अगर कोई सेक्शन हो, ये वाला सेक्शन, इसकी चौड़ाई B होती है यहाँ तक, और ये यहाँ पर रेनफोर्समेंट डाल रखा, तो इसकी यहाँ तक की गहराई स्मॉल d होती है। तो इसका जो हम इफेक्टिव एरिया लेते हैं B इंटू डी लेते हैं, तो फोर्स B अपॉन एरिया B इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। दूसरा क्या रहता है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ टाउ सी। पहला होता है दोस्तों टाउ बी, ठीक है, टाउ बी का फॉर्मूला BU अपॉन B इंटू डी। दूसरा होता है टाउ सी, दूसरा स्टेप। ये स्टेप आपको लिख लेने हैं कॉपी पे, इनको मैं फिर आपको बोर्ड पर समझाऊंगा अच्छे से। फिलहाल आप कंटेंट को लिखेंगे जरूर, नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प मिले। अगला क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो ये जो होता है टाउ सी दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपका परसेंट ऑफ स्टील पर और ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। इसके लिए आपको एक टेबल दी जाएगी,
आरसीसी की बुक में है आपकी में, इसके अलावा आपको एग्जाम में भी टेबल मिलेगी एक, तो उस टेबल से इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, वो टेबल में क्या दे रखा होगा आपको, एक तरफ तो दोस्तों उस टेबल में आपको यहाँ पर पी की वैल्यू दे रखी होगी एक लाइन में, इधर पीटी की वैल्यू दे रखी होगी लाइन में, यहाँ पर यहाँ। ठीक है, इधर आपको ग्रेड लिखी होंगी M15 M20 इस तरह से। ठीक, ये ग्रेड लिखी होंगी। तो आपको यहाँ पर पहले पीटी की वैल्यू निकालनी है। पीटी का फॉर्मूला होता है AST/B/D/100, ये मैं आपको पढ़ा चुका था WSM मेथड में। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसका यूज करके आपको क्या करना है, पहले पीटी की वैल्यू निकालनी है। पीटी की वैल्यू यहाँ दे रखी होगी इधर इधर, इसके सामने आपको ग्रेड और दिया होगा क्वेश्चन में कंक्रीट का, उस ग्रेड के सामने देखना है। 15 देगा तो 15 वाले कॉलम में देखेंगे आप, अगर 20 देगा तो 20 वाले कॉलम में देखेंगे, 25 होगा तो 25 वाले कॉलम में देखेंगे। ये मैं आपको न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो टेबल देखना सिखा दूंगा। ठीक है, तो पहला स्टेप समझ गए थे क्या था, टाउ बी। दूसरा समझ गए टाउ सी। टाउ सी कैसे निकालते हैं, पीटी से और ग्रेड ऑफ कंक्रीट से निकालते हैं। और तीसरा जो स्टेप होता है दोस्तों वो होता है टाउ सी मैक्स, यानी मैक्सिमम परमिजिबल शियर स्ट्रेस कहते हैं इसको, टाउ सी मैक्स। ठीक है, अधिकतम अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल हिंदी होती है इसकी। ठीक, टाउ सी मैक्स। ये किस पे डिपेंड करता है, ये केवल ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करेगा, यानी M15 M20 M25 ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ये परसेंटेज ऑफ स्टील पर डिपेंड नहीं करता। तो इसकी वैल्यू दोस्तों आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ आपको वैल्यू, अब मैं कहूँ तो याद ही करा दे रहा हूँ आपको। देखिए कैसे टाउ सी मैक्स की वैल्यू आपको याद करनी है। कैसे कैसे, आपको 15 से लेकर के आगे तक 5 बढ़ते जाओ, 15 20 25 30 35 40 या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, यानी M15 M20 M25 M30 M35 M40, ये तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जो कि आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। इसके हिसाब से टाउ सी मैक्स की वैल्यू क्या होगी वो देखेंगे आप। ठीक है, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में होती है वैल्यू। तो आपको 2.5 से स्टार्ट करना है, कितने से, 2.5 से। अब इसमें आप 0.3 जोड़ते जाइए, जब आप 2.5 में 0.3 जोड़ेंगे 2.8 हो जाएगा, इसमें 0.3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3.1 हो जाएगा। 28 और 3 31 होता है ना, फिर आप इसमें 0.3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आता है 3.4, लेकिन यूज करते हैं 3.5, केवल आप इसको अकेले को याद रखेंगे एक्स्ट्रा में, बाकी सब में 0.3 जोड़ा गया। देखिए यहाँ भी कितना 0.3 जोड़ दिया। हालांकि शुरू के 3 मैन है, ये तीनों से क्वेश्चन आते हैं, तो 2.5 2.8 और 3.1। ठीक है, तो ये हो गए आपके टाउ सी मैक्स की वैल्यू। तो तीनों स्टेप क्लियर है, पहले स्टेप में टाउ बी निकालते हैं, दूसरे में टाउ सी, तीसरे में टाउ सी मैक्स। ठीक है, चौथा स्टेप देखिए। अब चौथे स्टेप में दोस्तों हम ये चेक करेंगे कि आप शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है हमें या नहीं करना है। हमने जो 3 वैल्यू निकाली है अपनी, टाउ बी, टाउ सी और टाउ सी मैक्स, इन तीनों की कुछ कंडीशन है चौथे स्टेप में। ठीक है, उसी के हिसाब से हम ये पता करेंगे कि हमें अपनी बीम में कितना रेनफोर्समेंट देना है। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, अगर टाउ बी की वैल्यू ज़्यादा आ जाती है टाउ सी मैक्स से, जो आप पहले निकाले थे सबसे पहले वो टाउ बी था, जिसका फॉर्मूला आपको पता है VU/V/D था। ठीक, पहला चीज़ तो वो टाउ बी था। दूसरा जो आप निकाले हैं वो टाउ सी है, जो कि टेबल से मिलेगा आपको। तीसरा जो टाउ सी मैक्स है, जिसको कि आपने अभी अभी वैल्यू देखी थी, वो टाउ सी मैक्स था। तो टाउ सी मैक्स सबसे ज़्यादा होता है। अगर इससे ज़्यादा आपका टाउ बी, पहले स्टेप वाला टाउ बी की वैल्यू ज़्यादा आ जा रही है टाउ सी मैक्सिमम से, तो आपका डिज़ाइन फेल हो गया दोस्तों। फिर उस केस में आपको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। देखिए जब भी आपका डिज़ाइन फेल हो जाए तो आपको काटना नहीं है क्वेश्चन को, क्या करना है, रीडिज़ाइन लिख देंगे आप, रीडिज़ाइन भी फिर से डिज़ाइन करेंगे। मैं आपको ये चीज़ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में समझा दूंगा। ठीक, अगर टाउ, देखिए टाउ सी मैक्स से कुछ भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर टाउ भी ज़्यादा आ गया टाउ सी मैक्स से तो डिज़ाइन दोबारा करेंगे। अगर टाउ भी कम आ रहा है, देखिए टाउ सी से तो कम आ ही रहा है, लेकिन टाउ सी मैक्स से तो कम आ ही रहा है, उसके अलावा टाउ सी से भी कम आ रहा है। अगर टाउ सी से भी कम आ रहा है टाउ बी की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा अगर आधे से भी कम आएगा तो हमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड ही नहीं करना है। देखिए क्या क्या, यहाँ दिखा देता हूँ आपको, चारों एक ही सीध में, यस ये है। देखिए यहाँ पर क्या क्या है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यस यहाँ देखिए अब क्या क्या है। पहला, टाउ बी की वैल्यू अगर ज़्यादा है टाउ सी मैक्स से, दोबारा डिजाइन करना है। टाउ बी की वैल्यू अगर कम है टाउ सी मैक्स से, सॉरी टाउ सी से, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और अगर आधे से भी कम है, इसी में सेकंड पॉइंट में, अगर आधे से भी कम आ रहा है टाउ सी की जो वैल्यू आएगी उसका आधा करेंगे। अगर उससे भी कम है ये, तो हमें वी कांट प्रोवाइड शियर रेनफोर्समेंट, तो हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट क्या है, जो टाउ बी की वैल्यू है पहले स्टेप वाले की वैल्यू, वो टाउ सी और टाउ सी मैक्स के बीच में आ रही है, तो हम शियर रेनफोर्समेंट, प्रॉपर शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, तब करेंगे हम डिजाइन अच्छे से। ठीक है,
समझ गए ना। टाउ बी की वैल्यू कम आएगी टाउ सी से तो कम रेनफोर्समेंट देंगे, मिनिमम देंगे। अगर टाउ बी की वैल्यू टाउ सी मैक्सिमम से भी ज़्यादा आएगी तो रेनफोर्समेंट क्या डिजाइन ही दोबारा करेंगे पूरा। इसके अलावा अगर बीच में आती है इसकी वैल्यू दोनों के पहले वाले स्टेप की वैल्यू तो हम शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब कैसे प्रोवाइड करते हैं वो और देख लीजिए। तो ये लास्ट स्टेप है इसका, पिच निकालते हैं। पिच या फिर हम इसको स्पेस और बोलते हैं, स्पेस ऑफ स्टीरअप्स। ठीक है, यानी जो हम छल्ले यूज कर रहे हैं उसके स्टीरअप का हमें स्पेस निकालना है, अंतराल निकालना है 5वें स्टेप में। ठीक, तो जो 5वां स्टेप होता है इसमें क्या होगा, 2 पॉइंट बताए मैंने अभी आपको। एक तो मिनिमम वाला केस था, जब मिनिमम कब बनता है केस, जब टाउ वी की जो वैल्यू है वो कम आएगी टाउ सी से। अगर ऐसा केस बन रहा है मिनिमम वाला तो फॉर मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे एस बी कहते हैं हम अंतराल को, एस फॉर स्पेस। ठीक है, बी मतलब सीयर में, तो हम स्पेस निकाल रहे हैं। ठीक है, स्टीरअप का। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है 0.87 एफ बाई ए एस बी अपॉन 0.4 बी, पहला फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर ए एस बी क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरअप्स है विद लेग्स। ठीक है, तो ए एस बी निकालने के लिए फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, π/4 फाई स्क्वायर इंटू में नंबर ऑफ लेग्स। फाई यहाँ पर क्या है, जो आप स्टीरअप यूज किया आपने, जो भी छल्ले यूज कर रखे हैं गोल गोल, उसका व्यास है फाई। तो आपको 8 mm का छल्ला यूज करना है। हालांकि मैंने आपको बता दिया था 6 mm से लेकर 12 mm तक व्यास होता है, तो आप 8 mm का यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, फाई की जगह पर 8 रख देना है, तो π/4 8 इंटू, आप 2 लेग वाला यूज कर सकते हो तो लेग की जगह पर 2 रख देना, तो आंसर आएगा आपका π/4 8 का स्क्वायर गुणा 2। इसकी वैल्यू हमेशा 100 आती है। तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ए एस बी की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 100। ठीक है, यहाँ मैंने ये तो हो गया, यहाँ मैंने लिख के भी दिखा रखा है। एज्यूम क्या करेंगे, फाई की वैल्यू 8 mm, ये 8 mm लिखा है यहाँ पर, सॉरी 6 से 12 mm लिखा है, आप नॉर्मली 8 mm ले सकते हैं। ठीक है, और लेग्स को 2 mm 2 लेग मान लेना, आप यहाँ से निकाल देंगे। तो समझ पा रहे हैं, तो क्या क्या यूज़ करेंगे, एफ वाई का मान यूज़ करेंगे यहाँ पर। आप एफ वाई का ए एस बी की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे बीम की चौड़ाई, और एस बी निकाल देंगे पहली। दूसरी बात, जो एस बी की 2 वैल्यू और होती हैं दोस्तों, ये एग्जैक्ट वैल्यू में फिक्स है। ये एस बी की 0.75D और 300 mm। अब आपके पास 3 वैल्यू हो गई एस बी की। एक तो आपने किससे निकाल लिया, इस फॉर्मूले से निकाल ली वैल्यू। 2 वैल्यू आपको ये फिक्स है 0.75D और 300 mm। अब इन तीनों में जो सबसे कम होगी वैल्यू वो होगी स्पेस की वैल्यू, अंतराल। समझ पा रहे हैं, तीनों में से जो सबसे कम होगा उसे हम स्पेस यूज करते हैं। आई होप सो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये तो मिनिमम के लिए हो गया, किसके लिए, मिनिमम के लिए। अब देखते हैं जो आपकी चौथी कंडीशन बन रही थी उसके लिए कितना लेंगे। ठीक है, उसके लिए देखिए, तो उसके लिए ये आ गया, यस, फॉर प्रॉपर शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडिंग। ठीक है, जब हम प्रोवाइड करेंगे कैसा शियर रेनफोर्समेंट, यानी कि जब टाउ वी की वैल्यू क्या आ रही थी, टाउ सी और टाउ सी मैक्स के बीच में आती है, किसकी, टाउ सी से तो ज़्यादा आती है टाउ वी की वैल्यू, और टाउ सी मैक्स से कम आती है, जो चौथा वाला केस बन रहा था। जब बीच में आएगा टाउ वी तब क्या करेंगे, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे स्पेस के लिए। कौन सा, ये वाला एस बी का 0.87 एफ बाई ए एस बी सेम ही है। फिर डी अपॉन बी यू एस लेते हैं, यहाँ पर डी अपॉन बी यू एस, और बी यू एस की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वी यू माइनस टाउ सी बी डी। क्या होगी वैल्यू, बी यू माइनस टाउ सी बी डी। ठीक है, ये होगी वैल्यू। अगली दोनों वैल्यू, बाकी वो दोनों वैल्यू सेम ही है। कौन कौन सी, 0.75D और 300 mm। तो इसमें भी 3 वैल्यू हैं, इन तीनों में जो कम आएगा सबसे वो क्या होगा, एस की वैल्यू। तो मिनिमम के लिए भी 3 फॉर्मूले थे, ये मिनिमम के केस में था। ठीक है, फॉर्मूला आपको एक ही याद करना है मैंने, ये वाला, बाकी 2 वैल्यू तो ये फिक्स है 0.75D और 300 mm। ठीक है, मिनिमम के केस में फॉर्मूला कौन सा याद करेंगे, ये वाला, ये मिनिमम के केस में याद करेंगे, और प्रॉपर के केस में कौन सा याद करेंगे फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, यहाँ से बी यू एस का फॉर्मूला और याद रखेंगे, बी यू माइनस टाउ सी बी डी। ठीक, आगे देखिए अब, तो ये डायग्राम बना के दिखा रखा है आपको। डिजाइन के स्टेप कंप्लीट होने के बाद एक लाइन पहले ऐसे लिखनी पड़ेगी, बी यूज 8 mm फाई एंड 2 लेग वर्टिकल स्टीरअप्स एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर। इस तरह से लिख देंगे आप इसको, और फिर ये डायग्राम बना के आने आपको डिजाइन में, दोनों डायग्राम, ये और ये। मैं डायग्राम आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये डायग्राम आप फिर से समझना चाह समझ सकते हैं। यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर ये दोनों तरफ दीवार की सपोर्ट है, बीच में ये बीम है कोई। ठीक है, दीवार में बीम पड़ी हुई है, ये मेन बार है इसकी, ऊपर वाली एंकर बार है ये, बीच में ये वर्टिकल स्टीरअप डाल रखे हैं ये वाले। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है, नीचे वाली बार से मेन बार है, ऊपर दोनों कोने पर एंकर बार है, ऐसे करके वर्टिकल स्टीरअप है। ठीक, ये डायग्राम हो गया। तो ये हो गया आपका शियर का पार्ट कंप्लीट। अब एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है आपका
बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला, इसको और समझते हैं जल्दी से, फिर चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी सारी। और जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, इन टॉपिक्स पर जितने न्यूमेरिकल है मैं सारे कराऊंगा आपको, ठीक है, एक अलग से क्लास में। तो इसमें क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ अगला टॉपिक हमारा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, जैसे सपोज यहाँ पर कोई आपको एक आरसीसी का सेक्शन दे रखा है, ये कोई आरसीसी का सेक्शन था, इसमें आपने क्या कंक्रीट भर रखी है, ये कंक्रीट भरी हुई है इसमें, ठीक, और आपने इसमें कोई ये छड़ डाल रखी थी ऐसे करके, ये छड़ है और यहाँ पर इनमें बॉन्डिंग बन रही है, यहाँ पर इसके बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है मजबूत सा एक, ठीक। आपने इस पर बाहर से कोई टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया इसको खींचने के लिए, और यहाँ पर एक बॉन्ड हो रहा है, मजबूत बॉन्ड बना हुआ है अंदर। आप जब इस पर ये फोर्स लगा के बाहर को खींचते हैं, जब आप इसको इधर खींचेंगे तो इसकी यहाँ पर सतह पर एक फोर्स काम करेगा, यहाँ पर इधर शियर फोर्स काम करेगा। तो ये शियर फोर्स जो काम करेगा दोस्तों, ये शियर फोर्स और जितना इस जगह का एरिया था, इस एरिया, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कह देंगे, इन दोनों के अनुपात को दोस्तों बोल देंगे हम बॉन्ड स्ट्रेस या बॉन्ड स्ट्रेंथ। समझ पा रहे हैं, यानी कि जो आपने एक स्टील की छड़ डाल रखी थी इसमें, ये कंक्रीट का ब्लॉक था, इसमें आपने स्टील की छड़ डाल रखी है, तो आप इसको बाहर से फोर्स लगा के खींचेंगे तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है, इस बॉन्डिंग में जो स्ट्रेस उत्पन्न होती है उसको क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यही लिखा है, इस्पात एवं कंक्रीट की सरफेस के बीच में पर mm² एरिया पर उत्पन्न शियर स्ट्रेस को बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। ये शियर स्ट्रेस की जगह शियर फोर्स कर लीजिएगा, शियर फोर्स, ठीक, शियर फोर्स को बॉन्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। इसकी यूनिट न्यूटन पर mm² होती है और इसे हम टाउ BD से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, टाउ BD की वैल्यू क्या होती है, डेफिनेशन तो आप इजीली समझ गए, टाउ BD की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो टाउ BD की जो वैल्यू होती है दोस्तों, जैसे टाउ C मैक्स आया था पीछे, उसकी वैल्यू ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड कर रहा था, वैसे ही इसकी वैल्यू भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे ही डिपेंड करती है टाउ BD की। अब टाउ BD की वैल्यू मैन है, टाउ BD की वैल्यू के लिए टेबल आपको अलग अलग याद रखनी है, कंडीशंस दे रखी होती हैं इसकी। तो सबसे पहली कंडीशन है परमिजुअल बॉन्ड स्ट्रेस फॉर कंक्रीट विद टेंशन बार, ठीक है, यहाँ देखिए टेंशन वर्ड याद रखना है आपको। अब परमिजुअल स्ट्रेस निकालनी है आपको। तो जब आप परमिजुअल स्ट्रेस निकालेंगे टेंशन के केस में दोस्तों, तो इसके दो केस रहते हैं, एक तो आपको Fe 250 के लिए निकालते हैं आप, जिसे हम प्लेन स्टील कहते हैं। अगर प्लेन स्टील के लिए निकालना है आपको, तो आपको ये वाली टेबल याद करनी है, इसमें कुछ नहीं है, 15 से शुरू किया है, 15, 20, 25, 30 ऊपर की तरह जैसे टाउ C मैक्स था। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर 0.2 जोड़ते जाना है, कितना 0.2, 1 से शुरू करना है, 1, फिर 1.2, फिर 1.4। अब यहाँ पर देखिए 0.4 पर 0.6 आना चाहिए था, तो आपको यहाँ पर अलग से याद रखना है 1.5, मतलब 15 हो रहा है ना लगभग ये, तो 30 यहाँ ऊपर है, तो 30 का आधा कर दो 15, इस तरह से आप इसको ये स्पेशली याद रख सकते हैं। बाकी आपको 1 से शुरू करके 0.2 ऐड करते जाना है, 1, 1.2, 1.4, फिर 1.5, फिर 0.2 ऐड करेंगे तो 1.7, 1.9, इस तरह से ये होती है टाउ BD की वैल्यू। टाउ BD की वैल्यू किस केस में, जबकि आपको प्लेन स्टील दे रखी हो, यानी कि Fe 250 ग्रेड के लिए वैल्यू होती है ये। इतना समझ पा रहे हैं, टाउ BD की वैल्यू, ठीक है। टेंशन के केस में अगर आपसे Fe 415 के लिए पूछ ले, Fe 415 के लिए अगर आपसे वैल्यू पूछ ले, तब कैसे करेंगे आप, तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज आई थी आपकी, ये जितनी भी वैल्यू थी ना, ये वैल्यू, इन सब का 60% बढ़ा देंगे, किसमें, जब आपसे टॉर स्टील के बारे में पूछा गया। तो टॉर स्टील क्या होता है, Fe 415 और Fe 500। अगर आपको इसके बारे में पूछा है तो टाउ BD की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो कितनी होगी, जो ये वैल्यू आई है इन सब का 60% बढ़ा दो। 60% बढ़ाने का मतलब क्या, मल्टीप्लाई कर दो आप 1.6 से। तो जब 1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से तो 1.6 आएगा, अगर 1.2 में करेंगे आप मल्टीप्लाई 1.6 से तो 1.92 आएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, जो वैल्यू ऊपर आई है आपकी, जितनी भी वैल्यूज हैं ये जितनी भी वैल्यू है, इन सब में आप 1.6 से गुणा कर देंगे तो आपको ये सारी वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो सिंपल सी आपको ट्रिक याद रखनी है, हिंट याद रखनी है कि जो आपकी Fe 250 के लिए वैल्यू आई थी, उनमें 1.6 से गुणा करके आप Fe 415 और Fe 500 के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या हो गया आपका टेंशन के केस में, जब आपको टेंशन दे रखा है। अगर आपको कंप्रेशन दे देगा तो ऊपर वाली दोनों टेबल में 1.25 से गुणा कर देना, यानी कि 25% ये और बढ़ जाता है। क्या दे रखा हो, जब आपको कंप्रेशन बार दे रखी हो तब टाउ BD की वैल्यू। तो जो ऊपर वैल्यू आई है उन्हीं में क्या करेंगे आप 1.25 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर 250 के लिए पूछा गया, 250 के लिए, तो इस वाली वैल्यू में आप 1.25 से गुणा करेंगे कंप्रेशन के लिए,
और अगर आपसे किसके लिए पूछा है, 415 के लिए पूछा है, तो आप इस वाली वैल्यू में गुणा करेंगे 1.25 से, ताकि आप कंप्रेशन में भी निकाल सकें वैल्यूज ये कंप्रेशन के लिए। तो इस तरह से ये टेबल थी। तो ये टेबल आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं इनको, या फिर मैं आपको PDF दूंगा, वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसका लास्ट टॉपिक है, ये देखिए डेवलपमेंट लेंथ। ये क्या होती है, किसी छड़ की वह मिनिमम लेंथ जो कंक्रीट ब्लॉक में दबाई जानी आवश्यक हो। यानी कि अभी मैंने आपको एक ब्लॉक बना के दिखाया था, ये ब्लॉक था, यहाँ मैंने एक छड़ डाल दी थी अंदर, ये जिस पर कि मैंने बाहर की ओर टेंसाइल फोर्स लगाया था एक। तो ये जितनी लंबाई इसके अंदर दबी हुई है इस ब्लॉक में, ये जितनी लंबाई यहाँ पर दबी हुई है ना, ये वाली अंदर, ये तो दबी हुई है इतनी इधर की, है इस लंबाई को, ये जो लंबाई दबी हुई है, थोड़ा छोटा इधर बना देता हूँ अच्छे से। ये कोई ब्लॉक था, ठीक, यहाँ पर। तो ये जो आपने छड़ डाली थी, छड़ की जितनी लंबाई अंदर ये दबी हुई थी, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। इसको LD से डिनोट करते हैं, L के साथ में स्मॉल d लगा देते हैं सफिक्स में, समझ पा रहे हैं। LD से डिनोट करेंगे तो इसको क्या बोल देंगे हम, किसी छड़ की वह मिनिमम लेंथ जो कंक्रीट ब्लॉक में दबाई जानी आवश्यक है, ताकि इसमें स्ट्रेस कंक्रीट द्वारा कंक्रीट ब्लॉक में समा जाए। जो भी स्ट्रेस उत्पन्न होगा इसमें कंक्रीट ब्लॉक में पूरी तरह से समा जाए, उसके लिए। तो सिंपल याद रखना, जितनी लंबाई आपने इसमें अंदर दबा रखी थी, उस लंबाई को यहाँ से और यहाँ तक जो लंबाई है ये वाली, ये इसको क्या बोल देंगे आप, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं या फिर डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है, ये जैसे मैंने यहाँ पर दिखा दिया ब्लॉक बना करके, ठीक, ये ब्लॉक है ये, और यहाँ पर आपने टेंसाइल फोर्स लगा दिया बाहर की ओर ये। तो अगर आप इस टेंसाइल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स बराबर स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। तो एरिया क्या होगा, π/4 फाई स्क्वायर। मान लिया इसका जो डायामीटर था, व्यास था, वो फाई था, तो π/4 फाई स्क्वायर व्यास हो गया। और स्ट्रेस की वैल्यू कितनी लेंगे, 0.87 Fy, ये प्रतिबल का मान होता है, ठीक है, ये स्ट्रेस लेते हैं हम। तो यहाँ से T की वैल्यू आ गई, तो T का ये फॉर्मूला एक समीकरण बन गया, यहाँ से समझ पा रहे हैं, ये बन गया आपकी एक इक्वेशन। अब आगे और देखिए दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, देखिए अब निकालेंगे रेजिस्टिंग फोर्स। ये तो कौन सा था जो भी आप निकाले थे, ये था टेंसाइल फोर्स जो आपने अप्लाई किया था छड़ के ऊपर। यानी ये जो छड़ आपने डाल रखी थी इसमें, इस छड़ के ऊपर जो आपने फोर्स अप्लाई किया था बाहर की ओर, ये वाला, ये था T, ठीक है। इसके अलावा अंदर भी तो फोर्स उत्पन्न होगा इधर की ओर, ये वाला। तो जो अंदर फोर्स उत्पन्न होगा वो कहाँ तक होगा, केवल इतनी लंबाई तक उत्पन्न होगा, यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक। तो इसके लिए और निकालेंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ आपके सामने दिखा देता हूँ, ये मैंने सपोज बना दिया ऐसे करके, यहाँ फोर्स लगा, तो अंदर जो यहाँ तक उत्पन्न हो रहा है इसके लिए बताएंगे। तो लंबाई आपको पता है LD होती है। तो अब आप इसका एरिया निकालेंगे, तो इसका जो एरिया लेंगे तो वो लेते हैं हम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। अंदर जो छड़ आपने डाली थी, इस छड़ का क्या लेंगे हम, सरफेस एरिया लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, π/LD, क्या होगा, π/LD, ठीक है। और इनटू में अब अंदर कौन सी स्ट्रेस उत्पन्न होगी, बॉन्ड स्ट्रेस। तो बॉन्ड स्ट्रेस को τBD से डिनोट करेंगे। तो यहाँ दूसरा क्या आ गया फॉर्मूला आपका निकल के, यहाँ से दूसरा फॉर्मूला रेजिस्टिंग फोर्स का आ गया, π/LD इंटू τBD। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को रख देंगे बराबर। समीकरण 1 क्या था, ये था, ये भी फोर्स था टेंसाइल फोर्स, और ये कौन सा, रेजिस्टिंग फोर्स। तो दोनों को बराबर रखेंगे आप, तो देखिए बराबर रख दिया हमने। ऊपर वाली वैल्यू ये तो ये रहा π/LD τBD, तो पीछे जो आया था वो क्या था, π/4 फाई स्क्वायर 0.87 Fy। इन दोनों को बराबर रख के आपको निकालना क्या है, LD निकालना है, ये LD। तो अब बाकी सबको उस साइड ले जाइए, देखिए इस फाई से इसकी पावर कट जाएगी, पाई से पाई कट जाएगा। अब क्या बच गया, इधर 0.87 Fy बचा, और एक सिंगल फाई बचा ये वाला, अपॉन में 4 नीचे था, और इस τBD को नीचे यहाँ ले आए आप। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ से निकल के, LD इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे, LD बराबर 0.87 Fy अपॉन 4 τBD, ठीक है। अब लास्ट का टॉपिक आपका ये रहा, क्या नाम है इसका, बस यही है। अब बोल रहे होंगे बार बार लास्ट बोल देते हैं, फिर एक नया टॉपिक आ जाता है, ये लास्ट है, पक्का लास्ट है ये। चेक फॉर बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में चेक के लिए आपको अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें कि आप बॉन्ड में चेक करेंगे। तो LD छोटा या बराबर होगा किसके, 1.5 ब्रैकेट में m1/bu प्लस में L0, इसके बराबर होगा। ये आपको चेक का फॉर्मूला लगाना है। तो LD आप जानते हैं डेवलपमेंट लेंथ है LD, जिसका कि फॉर्मूला भी अभी आप निकाले हैं LD का। तो LD का ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ LD की जगह पे, ठीक। M1 जो होता है यहाँ पर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसे कि आप MR बोलते हैं या फिर MU बोलते हैं LSM मेथड में, ठीक। और BU जो है दोस्तों, BU होता है फैक्टर्ड शियर फोर्स, यानी कि कर्तन बल होता है, लेकिन कैसा,
फैक्टर्ड कर्तन बल होता है ये। और एल नॉट को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं हम। एल नॉट की वैल्यू क्या होती है? एल नॉट की वैल्यू दोस्तों 12 फाई या फिर डी, डी फॉर इफेक्टिव डेप्थ जो होती है डी, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ यहाँ से यहाँ तक डी। तो इफेक्टिव डेप्थ या फिर 12 फाई इनमें से जो भी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो किसकी वैल्यू होगी? एल नॉट की वैल्यू होगी। तो एल नॉट और बी यू एम वन एल डी सारे कुछ वैल्यू यहाँ रख के इससे कंपेयर करके आप चेक करेंगे बॉन्ड लेंथ में। तो यस दोस्तों, ये था आपका अब तक का टॉपिक, ये हो गया कंप्लीट। तो आई होप सो थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि आपको कम समझ आया होगा, क्योंकि बोर्ड पे क्लास ज़्यादा इंप्रेसिंग रहती है। बट कोई बात नहीं दोस्तों, आपको इसका जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको मुझे मेरी गारंटी है उसे समझाना। आपको न्यूमेरिकल क्लास जरूर देखनी है। वो कल ही आपको क्लास इसकी प्रोवाइड कर दूंगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम 2-3 क्लास में आराम से करेंगे, कम से कम 2 क्लास में करेंगे। जो थ्योरी पोर्शन था मैं आपको इसको PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपने नोट्स लिख लेना, उसके कंप्लीट नोट्स इससे लिख लेना आप। इसके नोट्स लिखने के बाद आप अपने पास नोट्स रखिएगा और क्वेश्चंस की क्लास जब देखेंगे आप तो वहाँ से आप समझते चलिएगा साथ साथ। मैं आपको थ्योरी भी बोर्ड पर तभी आपको साथ साथ समझाता रहूँगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं इस थ्योरी को बोर्ड पर लिख लिख के समझाता, डायग्राम बना बना के, तो ऑलरेडी ये कम से कम 3 से 4 क्लास में जाता है। 1-1 घंटे की 4 क्लास हो जाती है पूरी। समझ पा रहे हैं आप? तो इसीलिए दोस्तों अब आपको करना क्या है, इसके नोट्स बनाने हैं। PDF मिल जाएगा आपको, वहाँ से PDF डाउनलोड करके नोट्स बनाइएगा, आप लिख लीजिएगा। फिर कल को हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे मैं सारे करा दूंगा आपको, ठीक है। तो आपको चैनल से जुड़े रहना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा यूट्यूब पर इनिशियल टाइम है ये, ठीक है। आपके सपोर्ट की मुझे इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में हेल्प करें मेरी। जिनके पास भी यूट्यूब वाला मोबाइल है आप खुद उनसे कह करके चैनल को सब्सक्राइब कराएं। कम से कम आप इस मंथ में मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक दे दीजिए। उसके बाद मैं आपको सारा कंटेंट, एकदम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा आपको। सारी क्लासेस लाइव कर दूंगा, ठीक है। फिर आप लाइव पढ़ना, ऑनलाइन यूट्यूब पर आप लाइव पढ़ाई करना। फिर बस थोड़ा सा सब्सक्राइबर का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और जुड़े रहिए गौरव सिंह सिविल के साथ। बाय बाय, टेक केयर।